हेलो दोस्तों, कई मित्रों से चर्चा करने के पश्चात उनके द्वारा प्रेरणा दी गई कि हम ये नक्सलवाद टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं। देखो, नक्सलवाद तो नक्सलवाद है क्या, नक्सलवाद का उद्देश्य क्या है, नक्सलवाद की पृष्ठभूमि कैसे निर्मित हुई और नक्सलवाद को हम कम कैसे कर सकते हैं। लास्ट में वीडियो के अंत में मैं ये भी चर्चा करूंगा कि नक्सलवाद को आखिर भारत या भारतीय सरकार के द्वारा किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है। देखो, नक्सलवाद क्या है, तो जिस भी शब्द में ये वाद शब्द लगा है उसका मतलब है एक विचारधारा। तो नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद है एक विचारधारा। तो नक्सलवाद एक विचारधारा है जिसकी पृष्ठभूमि की निर्माण की बात करें कि इसकी पृष्ठभूमि निर्मित कैसे हुई, नक्सलवादी आखिर कैसे निकल के आए। तो हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जब भारत में अंग्रेजों का शासन रहता है तो अनेक मजदूरों, साहूकारों और औपनिवेशिक जो आए थे अंग्रेजों के द्वारा, उनके द्वारा कृषकों, श्रमिकों, मजदूरों आदि का शोषण होता है। और ये शोषण आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, ये चारों तरफ से उनका शोषण होता है, जिसके फलस्वरूप जनता में एक आक्रोश की भावना उत्पन्न होती है। वहीं हम बात करें अगर इन नक्सलवादियों की, तो ये वही थे जो कोल्ड वार के परिणाम स्वरूप, जब कोल्ड वार चल रहा था तो अमेरिका को नेपाल से भगाने के लिए चीन के राष्ट्रपति माओ सेतु ने एक संगठन खड़ा किया था, माओवादी का आप लोग नाम जानते हुए होंगे। तो माओवादी संगठन था वह। माओवादी नेपाल में कई लाख लोगों को काट पीट किया, वहाँ कई लाख लोग मरे और वही माओवादी नेपाल से होके और भारत में घुसकर और वही नक्सलाइट एरिया को निर्माण किया और वही नक्सलवादी हो गए। अगर हम इसके देखें उद्देश्य को देखें, पहले देख लेते हैं कि जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है। नक्सलवाद सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है, जिसको आजकल नहीं दिखाया जाता है, इग्नोर किया जाता है। लेकिन नक्सलवाद देश के सबसे बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हम आपको दिखाएंगे। यह उन आतंकी क्षेत्रों से भी ज़्यादा अधिक ये इसकी समस्या भारत में देखी जाती है। जैसे देखिए, अगर हम नक्सलवाद के विषय में देखें तो अगर आतंकवाद के क्षेत्र में देखें, अगर हम जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में देखें तो आज तक जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो आतंकवाद के द्वारा मरने वाले अगर नागरिकों की संख्या को देखी जाए तो लगभग 500 से 700 के आसपास नागरिक होंगे। वहीं अगर जवान की बात की जाए तो लगभग इसमें 800 जवान मरे होंगे, जम्मू और कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर इसी में हमला देखा जाए कि अगर वहाँ पर आतंकवादियों का हमला किया गया, कितनी बार हमला किया गया, तो लगभग 2000 बार हम हमला देखते हैं कि हमारे भारतीय जवानों पर 2000 बार या लोगों पर 2000 बार हमला किया गया। लेकिन वही अगर हम नक्सलाइड एरिया की बात करें और नक्सलवाद को अगर हम देखें कि इनके द्वारा लगभग 2500 लोगों की जान ली गई इन नक्सलवादियों के द्वारा। अगर हम जवान की बात करें तो इनके पीछे लगभग 1500 जवान शहीद हुए। और वहीं अगर हमला की बात करें तो इससे द्वारा लगभग 2200 हमला किया गया आज तक। ये मैं गूगल से निकाल लेकर आया हूँ लगभग। अगर देखें ये सब लगभग में डॉक्यूमेंट है। अगर देखें तो इस जो आतंकवादी क्षेत्र है, जिसको आतंकवाद को पूर्ण रूप से समर्थन पाकिस्तान दे रहा है, अगर इन आतंकवादी क्षेत्रों से देखें तो आतंकवादी क्षेत्रों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हमारा जो है ये नक्सलवाद का समस्या भारत में बना हुआ है, जिस पर आजकल सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत कमी का विषय है, पर इस पर क्या कहा जाए। तो इसका उद्देश्य क्या है, अगर उद्देश्य देखें तो जब देश आज़ाद हुआ तो गरीबी के दौर से देश एकदम गुजर रहा था। देश में अनेक चुनौतियां थी, लोग भूखों से मर रहे थे, लोग देश में अकाल पड़ रहा था, कई सारी समस्याएं थी जिससे देश गुजर रहा था। जिसके द्वारा 1960 के दशक में मतलब एक कानू सन्याल और चारू मजूमदार के द्वारा एक किसान आंदोलन चलाया जाता है। किसान आंदोलन ये प्रारंभ में किसान आंदोलन ही था और जो समानता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। अब समानता की बात करें तो इनका मानना यह था कि जो पूरे भारत का 73% पैसा है, जो 73% पैसा है वो पूरे भारत के सिर्फ 1% व्यक्तियों के पास है।
इसका कहने का मतलब है कि जो भारत में 73% पैसा है, उस 73% पैसा भारत के एक व्यक्तियों के पास है, और जो बचा हुआ पैसा है वो भारत के 99 व्यक्तियों के पास है, 99% व्यक्तियों के पास है। तो इनका मानना यह था। यह विद्रोह किस कारण था या यह विद्रोह किसके द्वारा चलाया गया? तो यह विद्रोह चलाया गया कानू सन्याल और चारू मजूमदार के द्वारा। इनकी मुलाकात कहाँ हुई? तो हम देखते हैं, अगर इनकी हम मुलाकात की बात करें तो बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय को काले झंडे दिखाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था कानू सन्याल को बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय को काले झंडे दिखाने के जुर्म में कानू सन्याल को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी मुलाकात जेल में चारू मजूमदार से होती है। और ये जेल से मुक्ति के पश्चात यहाँ पर एक क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से इस आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है, जो प्रारंभ में नक्सलवाड़ी गांव से था और जो प्रारंभ में किसान आंदोलन के रूप में था। ये स्वतंत्रता, ये समानता की बात करते थे, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करते थे, क्योंकि उस समय सामंतवादी विचारधारा थी और देश भले ही आज़ाद हो गया था पर उस समय सामंतवादी विचारधारा कायम थी। सामंतवादी कहने का मतलब मजदूरों का शोषण होता था, क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत उधर लोकल क्षेत्र था, वहाँ पर लोगों का शोषण बहुत पूर्ण रूप से देखा जाता है। वहीं हम देखें अगर आगे चलकर यह अपनी विचारधाराओं से बहक गया, आगे चलकर इस विचारधाराओं में बहुत बड़ा अंतर आया और आगे चलकर ये विचारधाराएं अपने लक्ष्य से भटक गए। जो इसका मेन उद्देश्य समानता और भ्रष्टाचार को मिटाना था, ये अन्य रूप में ये एक सशस्त्र विद्रोह था। सशस्त्र विद्रोह का कहने का मतलब इसमें हिंसात्मक गतिविधियों को अपनाया गया था, इसे शस्त्र अपनाए गए थे, इसमें हथियार पूर्ण रूप से, वैसे तो विद्रोह कई सारे हुए लेकिन इसमें हथियार अपनाए गए थे। अगर हम वहीं देखें तो ये जो चारू मजूमदार थे, ये चारू मजूमदार माओविस्ट, जो माओ सेतु था उसी की विचारधारा एक थी माओविस्ट विचारधारा, और ये जो चारू मजूमदार थे ये माओविस्ट विचारधारा से बहुत प्रेरित है, ये माओविस्ट विचारधारा से बहुत प्रेरित थे। अच्छा, ये जो माओविस्ट विचारधारा थी ये निकली कहाँ से? तो एक कम्युनिस्ट विचारधारा थी। कम्युनिस्ट विचारधारा को लाने का कार्य यह कार्ल मार्क्स ने किया। एक जर्मनी का फिलासफर था ये कार्ल मार्क्स के द्वारा इसी का पूरा योगदान था। कार्ल मार्क्स ने अपनी एक किताब लिखी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक किताब लिखी। इस किताब में इसने एक वर्णन किया कि देश के मजदूरों, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, इस पूरे विश्व के मजदूरों अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, अब तुम एक हो जाओ। यह जो विचारधारा निकली, ये विचारधारा का प्रभाव इतना पड़ा कृषकों पर, इतना पड़ा कि इससे ऐसे ऐसे आंदोलन हुए कि क्या बताएं। अगर हम वही गया रूस में लेनिन, तो वो लेनिनिस्ट हो गया। वही आया चीन में, तो ये चीन में अगर हम देखें तो चीन में ये माओविस्ट विचारधारा के रूप में देखा। ये कम्युनिस्ट ही थे, ये कम्युनिस्ट थे, इनके थोड़े थोड़े विचारधारा में अंतर था और ये सब पार्ट कम्युनिस्ट के थे। वही देखें तो कम्युनिस्ट भारत के प्रत्येक व्यक्तियों के दिमाग में खुरकते हैं, क्योंकि जब हमारा सबसे अंतिम आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो प्रारंभ में तो इन कम्युनिस्ट पार्टी ने साथ दिया, लेकिन वही अंत में देखें, अगर हम अंत में कम्युनिस्ट पार्टी को देखें तो सरकार के द्वारा अपनाई गई दमन नीतियों के कारण यह कम्युनिस्ट पार्टी पीछे हट जाती है और यह सरकार का समर्थन करने लगती है। वही देखें, तभी से ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, ये भारत के प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर खुरकती है, ये कम्युनिस्ट पार्टी। वही देखें तो इसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया, कानू सन्याल और चारू मजूमदार के द्वारा अगर इसका नेतृत्व देखें तो किया गया। 2010 में ये कानू सन्याल समाप्त हो गए और 1972 ईस्वी में कारावास हो गया इनको, अरे चारू मजूमदार को 1972 में कारावास हो जाता है। और यह क्या होता है, यह अपने मुद्दों से भटक जाता है। ये जो कम्युनिस्ट, ये जो नक्सलवादी थे, ये नक्सलवादी अपने विचारों से बहक जाते हैं। हालांकि ये सशस्त्र विद्रोह था ही, कि सशस्त्र विद्रोह था पूर्ण रूप से, इसमें हिंसात्मक गतिविधियों को अपनाया गया था, इसमें हथियार के द्वारा ही कार्य किए जाते थे, इस विद्रोह का मूल उद्देश्य ही हिंसा था।
तो इस प्रकार इस विद्रोह को हम देखते हैं। प्रारंभ में अगर देखें तो 11 राज्य इससे पूर्ण रूप से प्रभावित थे। प्रारंभ में 11 राज्य इससे पूर्ण रूप से प्रभावित थे, लेकिन सरकार के द्वारा कई कार्य भी इसमें अपनाए गए, ऐसा बात नहीं है। सरकार के द्वारा कई ऐसे कार्य अपनाए गए जिससे ये कम हुआ, इसमें कमी देखी गई। लेकिन वही हम देखें तो नक्सलवादी जो समस्या है वो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है, एक चुनौती का विषय बना हुआ है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जितने लोग या जितने जवान जितने हमले हमारे आतंकवादी क्षेत्रों में नहीं हुए हैं, उतने हमले, उतने हमारे जवान, उतने नागरिक तो शहीद इस सिर्फ नक्सलवादी विचारधारा या नक्सलों के आक्रमण से हुए। अगर हम आगे चलकर देखें तो ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट माननीय श्री मनमोहन सिंह जी का है, जिन्होंने खुद कहा था कि नक्सलवादी समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है और ये सरकार के लिए चुनौती का विषय बना हुआ है। अगर हम वही देखें नक्सलवाद को, तो ये सरकार के लिए आज भी ये सरकार के लिए चुनौती का विषय बना हुआ है। क्योंकि इनका क्या, ये जो नक्सलवाद है, ये नक्सलवाद बात किसकी करते हैं, तो ये कृषकों की बात करते हैं, ये मजदूरों की बात करते हैं। इसलिए कृषकों और मजदूरों का समर्थन इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। वहीं अगर समर्थन की बात करें तो इन्हें पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त होता है और इनकी जो गोपनीयता है वो बहुत अटूट है। इनकी गोपनीयता आप इतना कर सकते हैं कि अब मैं क्या बताऊं, रॉ एजेंट से भी ज़्यादा इनके पास खुफिया जानकारियाँ रहती हैं, जिन्हें आज तक क्या बताएं, हम सरकार के विषय में ना ही बोलेंगे तभी अच्छा है। अब आगे देखते हैं। ये इनके द्वारा यही आरोप लगाया जाता है कि जो पूरे भारत का पैसा है, 73% पैसा है वो 1% व्यक्तियों के पास है, और जो पैसा है, बचा हुआ जो पैसा है वह अन्य व्यक्तियों के पास है। और यह लेकर सरकार आरोप लगाया जाता है भारत पर, जो एक प्रकार से सही भी है। क्योंकि ऐसे कई सारे लोग थे उस समय, देखा जाए तो ऐसे कई सारे लोग थे जिनके पास एक दाना भी जमीन नहीं था, ना उनके पास रोजगार था, वो जंगलों में रहते थे। क्योंकि वो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान इतने ग्रसित थे, इतने शोषित थे कि उनके पास कुछ नहीं बचा था। सामंतवादी विचारधारा पूर्ण रूप से हावी थी, सामाजिक विचारधारा वहाँ पर चल रही थी, और उन जमींदारों के द्वारा जमीन पूर्ण रूप से हथिया लिया गया था और इनके पास कुछ नहीं था, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वहीं सरकार को देखें तो सरकार इनके प्रति उदारवादी रवैया अपनाए हुए थे, कोई बहुत अच्छा इनके प्रति अगर उसकी विचार को देखें तो अपनाया नहीं गया था। ये देखो, अगर हम देश के विकास की बात करें, देश की विकास तभी हो सकती है जब भारत का चहुमुखी विकास हो। अगर भारत के किसी एक पार्टिकुलर हिस्से को, जैसे आज मैं दिल्ली में हूँ, अगर ये दिल्ली में ना सोना भर दिया जाए, इसके बाद कहा जाए कि देश डेवलप है, ऐसा नहीं माना जाएगा। क्योंकि ये आज ऐसे लोग हैं जो आदिवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, इनकी पूर्ण रूप से एक ही मंशा है, सिर्फ लोगों को मारते हैं। ये लोगों की बात करती हैं, समानता की बात करती है। वहीं देखें तो सरकार के द्वारा एक रवैया अपनाया गया था, जो रवैया को अगर हम देखें तो इनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर आप लोग पूर्ण रूप से आ जाए मानव के रूप में, तो इनमें क्या होगा, तो इनके प्रति हिंसा नहीं अपनाई जाएगी, बल्कि वह इनके प्रति उदारवादी भावना अपनाया जाएगा और इन्हें समानता का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि कुछ नक्सलवादी आए भी और वो सरकार के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत किए, लेकिन बाद में क्या हुआ आप समझते हैं। सरकार के द्वारा नीतियां तो बहुत बनाई जाती हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप तक जनता तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो ये फिर वही समस्या देखी गई, उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। खाली 30% अगर जनसंख्या को देखें तो नक्सलवादियों को सिर्फ 30% पूर्ण रूप से घर मिला और उन्हें फिर भी जमीन नहीं दी गई, जिसके कारण वो फिर नक्सलवादी हो गए। और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी क्षेत्र को छोड़कर और सभ्य बनने के लिए आता है, इसके बाद उसका फिर से शोषण होता है और वो फिर से आतंकवादी बन जाता है, तो ये समस्या देश के लिए एक बहुत विकट समस्या के रूप में बाहर आती है। अगर इसके हम समाधान की बात करें तो इसकी समाधान देखो, नक्सलवादी एक विचारधारा है और नक्सलवादी का प्रभाव इस देश में बहुत व्यापक स्तर पर है। लेकिन नक्सलवादी को कम कैसे किया जा सकता है, तो देखिए आजकल सरकार ध्यान दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, पर एक जनरेशन का गैप है। हम जो निचली वाली जनरेशन है, वो जो पनपने वाली जनरेशन है, उस जनरेशन में शिक्षा के स्तर को इतना अधिक फैला दें कि उनके प्रति राष्ट्रवादी चेतना का जागृत होना बहुत जरूरी है। और मीडिया क्या कर रही है वो आप जानते ही हैं। मीडिया उन चीज़ों को नहीं दिखा रही। मीडिया को क्या दिखाना चाहिए, मीडिया पर मैं नहीं बोलूँगा,
तो हम उनके अंदर शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत निचली स्तर से शिक्षा प्रारंभ करें और इसके पूर्ण रूप से उस शिक्षा को हम लागू कर दें और इसके बाद शिक्षा का विकास करें, वहाँ पर घर का विकास करें। उन्हें हम अभी देखा जाए अगर पूर्ण रूप से तो उनके अंदर, या हम देश विदेशों में वैक्सीन का पता नहीं क्या क्या कर दिए हैं, लेकिन आज भी उनमें वैक्सीन पूर्ण रूप से नहीं लग पाया है, जिसके प्रति उन्हें भी या अग्रेसिव होने का मौका मिलता है कि सरकार हमारे प्रति उदारवादी रवैया अपनाई हुई है, हमें ध्यान नहीं दे रही है। तो अगर हम शिक्षा का स्तर बहुत व्यापक है, देखिए हमें किसी भी चीज़ को समाप्त नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ को समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि हम उसे कम कर सकते हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये हम अपने धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में देखते हैं कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर फूले के द्वारा आदि के द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए, पर वो सुधार ही के रूप में रह गए। उन बुराइयों को हम समाज से समाप्त नहीं कर सकते, पर उन बुराइयों को हम कम जरूर कर सकते हैं। तो देखिए एक जनरेशन अगर हम निचले स्तर को शिक्षा से इतना प्रभावित कर दें कि उनके प्रति राष्ट्रवादी चेतना अगर जागृत हो जाए, तो वही देखिए अगर हम आगे चल के तो ये एक जनरेशन तक बनी रहेगी। जो आज है या आज जो 20 साल 30 साल के युवा हैं वो नक्सलवादी में हैं, तो ये एक जनरेशन समाप्त होगा तो ये धीरे धीरे कम किया जा सकता है। हालांकि आज भी कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, लेकिन उन नक्सलवादियों के द्वारा इन पर बहुत अत्याचार किया जाता है, स्कूलों को जला दिया जाता है, वहाँ के घरों को जला दिया जाता है। देखो ये प्रारंभ में 11 राज्यों में पूर्ण रूप से थी नक्सलवादी समस्या। ये नक्सलवादी समस्या हाँ धीरे धीरे कम हुई है, लेकिन अब हम देखें तो इस महंगाई और बेरोजगारी के कारण नक्सलवादी समस्या को हम अन्य रूपों में देख रहे हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में अब फिर से नक्सलवादी समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे हम पश्चिम बंगाल को देखते हैं, झारखंड को देखते हैं, बिहार को देखते हैं, उड़ीसा को देखते हैं, छत्तीसगढ़ को देखते हैं। हालांकि ये उन 11 क्षेत्रों में थे, उन 11 क्षेत्रों में थे ये नक्सलवादी समस्या, लेकिन ये 11 राज्यों में नक्सलवादी समस्या पहले थी, उसमें 11 राज्य ये थे। पर हम आज उन क्षेत्रों में ये नक्सलवादी समस्या देखते हैं जो बाद में ये नक्सलवादी क्षेत्र नहीं थे। ऐसे कुछ गांव आज नक्सलाइट एरिया हो गए हैं, कुछ गांव आज नक्सल के रूप में फैल गए हैं, लेकिन पहले ये समस्या नहीं थी। तो ये नक्सलवादियों का वो है, हमें थोड़ा विकास करना चाहिए, उधर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि मैंने बड़ा तेज़ी से कराया है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं बना सकते। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ही जाने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।